31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए जेल बंदियों को तंबाकू से होने वाले नुकसान की जानकारी दी गई और नशा छोड़ने के उपाय बताए गए। नेताजी के मौत का केवल 1 घंटा बचा है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा सेंट्रल जेल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डॉक्टर्स की टीम ने तंबाकू से होने वाले नुकसान की जानकारी जेल बंदियों को दी, साथ ही नशा छोड़ने के उपाय बताए गए। एक प्ले के जरिए तंबाकू सेवन के घातक परिणाम भी बताने की कोशिश की गई। अरे तुम्हें तो मुंह का कैंसर है, यह तो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के सेवन से होता है। धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। स्वाभाविक इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है तो देश और सोसाइटी में बाहर भी मनाया जाता है। ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाहर के लिए। निश्चित रूप से तंबाकू, बीड़ी या सिगरेट जितनी भी नशीली वस्तुएं हैं वो अपने जीवन को हानि और शरीर को हानि पहुंचाती है। इस बात की जागरूकता फैलाने के लिए, इसका महत्व बताने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से और जिला विधिक जो शिविर है उसके माध्यम से सालसा डालसा के माध्यम कार्यक्रम के जरिए जेल बंदियों को नशा मुक्ति का संकल्प भी दिलाया गया। 15 मार्च को रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में रेल अधिकारी एवं उनके बेटे की हत्या को अंजाम देने वाली रेल कर्मी की नाबालिग पुत्री और उसका प्रेमी सिविल लाइन पुलिस की गिरफ्त में है। लड़की को पुलिस ने हरिद्वार से गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी मुकुल सिंह ने जबलपुर आकर थाने में सरेंडर कर दिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड की वजह प्रेम प्रसंग में लड़की के पिता की दखल अंदाजी बताई जा रही है। लिहाजा दोनों आरोपियों ने उनको रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा और बेरहमी से हत्या भी कर दी। फरारी के दौरान 8 राज्यों के विभिन्न शहरों की खाक छानते हुए आरोपी पुलिस को चकमा देते रहे। रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में रहने वाले रेल अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा एवं उनके बेटे तनिष्क की हत्या की वारदात को अंजाम देने वाली राजकुमार की पुत्री और उसका प्रेमी मुकुल आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गए। नाबालिग लड़की को जहां हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया तो वहीं मुकुल ने सिविल लाइन थाने में सरेंडर कर दिया। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि मृतक की बेटी का आरोपी मुकुल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और हत्या के पूर्व में राजकुमार ने मुकुल के विरुद्ध छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज कराया था, जिसके बाद मुकुल को जेल हो गई थी एवं बाद में जमानत पर छूट कर आने के बाद दोनों प्रेमियों ने हत्या की साजिश रची एवं 15 मार्च को इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे दिया। पुलिस के अनुसार मृतक की बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया है, लिहाजा वो भी इस हत्या में बराबर की साझेदार है। इसलिए जुवेनाइल कोर्ट में लड़की के विरुद्ध भी वयस्कों की तरह मुकदमा चलाने की अपील की जाएगी। हम लोगों ने दोनों आरोपियों से पूछताछ की। पूछताछ में दोनों का कनाइवेंस निकल के आया है। जो कारण है हत्या का उसमें यह है कि सितंबर में एक एफआईआर जो अपचारी बालिका है उसके द्वारा इस लड़के के खिलाफ कराई गई थी और वो उस केस में इसने जो बयान दिए थे वो इस लड़के के अगेंस्ट दिए थे और घर वालों का प्रेशर था, खासकर उसके फादर का प्रेशर था और इसको ये डर लग रहा था कि घर वालों के प्रेशर में ये जो बयान हो गए हैं इसका कहीं कन्विक्शन नहीं हो जाए, इसको दोबारा जेल नहीं जाना पड़ जाए। और सितंबर के बाद से जब वो लड़की से इसकी बातचीत उसके घर वालों ने कट ऑफ करने का प्रयास किया, उसको इटारसी भेज दिया। उसके बाद ये लोग एक मौज ऐप करके है उसके थ्रू ये लोग बात करने लगे और फिर तभी से इनका ये प्लानिंग बनने लगी कि हमें मतलब दोनों इस बात में कन्विंस हो गए कि पिता को रास्ते से हटाना पड़ेगा और उसको जब जब तक उनको रास्ते से हटाएंगे नहीं तब तक ये जो एफआईआर हो गई है और इसमें कन्विक्शन हो जाएगा तो जो मुकुल है इसको जेल जाना पड़ेगा। और फिर पिता ने जाके जो लड़की के पिता है उन्होंने जाके लड़के के पिता को भी बोला कि किसी भी तरीके से ये लड़का जो है मेरी लड़की से दूर रहना चाहिए। तो इन दोनों के मन में ये आ गया था कि हम दोनों के बीच में इसके पिता अड़चन बन रहे हैं, तो इन्होंने सितंबर अक्टूबर के बाद से ही लगातार प्लानिंग करना शुरू कर दिया। इस प्लानिंग के तहत ये लोग घटना से 2-3 दिन पहले भी जो है शहर में एक साथ घूमते दिखे हैं। उसके अलावा इन्होंने डिटेल्ड प्लानिंग की कि कैसे घर में एंट्री की जाएगी, कैसे जो गैस कटर और इस सब का जो इस्तेमाल है ये दिखाने के लिए इनके मन में ये प्लान था कि हम इससे 2 काम कर सकते हैं। पहला ये है कि इन्होंने जो बैल्कनी से एंट्री दिखाई कि कोई चोर या कोई वारदात करने घुसा है और फिर उसको हम एक प्रॉपर्टी ऑफेंस के रूप में दिखा सकते हैं, जिसके बाद ये मर्डर की घटना हो जाएगी। ये भी
इनका प्लानिंग था कि ये जो गैस कटर इससे बॉडी के हम लोग टुकड़े करके और उसके बाद उसको छोटे पार्ट्स में काट के और बैग से हम उसको आगे कहीं डिस्पोजल कर सकते हैं, ये भी इन लोगों का प्लान था। लेकिन जब घटना हुई, घटना में जो अमाउंट ऑफ ब्लड और जो वो था उसको देख के ये दोनों थोड़ा सा इनको ये समझ में आ गया कि बॉडी का डिस्पोजल करना इतना इजी नहीं होगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि पहले तो जो फादर की बॉडी थी उसको इन्होंने प्लास्टिक से कवर किया और ये कोशिश की कि कोई पूरे घर में थोड़ा सा अगरबत्ती और ये सुगंध लगाई ताकि उससे जो है बदबू नहीं आए। और जो इसका भाई था, भाई को इन्होंने मारने के बाद उसको फ्रिज में उसको पैक करके उसकी बॉडी को उसके अंदर डाल दिया था। तो ये इन्होंने पूरी घटना की। उसके बाद एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो लड़का लड़की है ये बहुत ही मतलब दे आर हाईली कमिटेड। इन लोगों को ये था कि लड़के ने पूरे टाइम ये प्रयास किया कि किसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ बीच में ऐसा करता रहूं ताकि मैं लड़की को इस केस से अलग कर पाऊँ। तो उसने उस समय उसके घर वालों को मैसेज कराया। मैसेज करने के बाद वो फ़ोन आया, इन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। उसके बाद इन्होंने अपनी सारी स्टोरीज इस प्रकार से बनाई कि जो है ये लड़का ही मेन आरोपी दिखे। फिर इन दोनों ने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया है। पहले जो ये मुकुल है वो निकला, फिर जो लड़की है वो निकली। उसके बाद ये लोग ऑल इंडिया ट्रैवल किए। इन्होंने जबलपुर से निकलने के बाद कटनी, इंदौर, पुणे, बेंगलोर, कालबुर्गी और उसके बाद ये लोग उड़ीसा भी गए, वहाँ से कैलकाटा, गुवाहाटी, उसके बाद झांसी, मथुरा, वृंदावन, चंडीगढ़। फिर इनके बाद जब पैसे ख़त्म हो गए, पैसे ख़त्म होने के बाद ये अमृतसर से हरिद्वार के बीच में ये काफ़ी ट्रैवल करना बता रहे हैं, जिसमें ये डब्ल्यू टिकट ट्रेन से ट्रैवल करते थे। और ये अमृतसर में भंडारों में गुरुद्वारे में खाना खाते थे और पैक करा के खाना ले जाते थे। और हर की पौड़ी पे इनका बताना है कि हम वहाँ पर समय बिताते थे। उसके बाद दोबारा फिर ट्रेन पकड़ के ये इसी तरीके से टू एंड फ्रो करके अपना समय काट रहे थे। जब ये हरिद्वार में एक फ्रेश होने के लिए ये एक जगह गए तो वहाँ पर नगर रक्षा समिति के ही एक मेंबर थी जिन्होंने एक्टिवली इसको देखा और देख के उनको थोड़ा सा शक हुआ और उन्होंने जो है हमें भी सूचना की और हरिद्वार पुलिस को भी सूचना की और जिस उस पर जो है ये वहाँ पर पकड़ में आ पाए। जब ये लड़की पकड़ में आई, इसके मन में ये था कि अब ये कहीं जाके मेरा जो वो पुराना वाला केस है उसमें कहीं ये दोबारा बयान दे के मेरा नुकसान नहीं हो जाए। तो ये उस कारण से और इसके बाद सभी पैसा और ऐसी कोई चीज़ बची नहीं थी तो उसका फाइनली आके यहाँ पर सरेंडर। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने कटनी, इंदौर, बेंगलोर, उत्तराखंड, हरिद्वार, कलकत्ता, अमृतसर समेत अन्य स्थानों में फरारी काटी और हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को बेंगलोर में छिपाने की बात कबूली है। वहीं फरारी के दौरान किन किन व्यक्तियों के संपर्क में रहे इसका भी पता लगाया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी कर निजी स्कूलों पर जुर्माने की राशि तय कर दी है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि निजी स्कूलों को 4 जून तक का समय प्रस्तावित फीस संरचना अपलोड करने का समय दिया है और निर्धारित समय के बाद जानकारी अपलोड करने पर जुर्माना वसूला जाएगा। निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग के पोर्टल पर प्रस्तावित फीस संरचना की जानकारी अपलोड करने के लिए 4 जून तक का समय दिया गया है। इसी सिलसिले में स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव द्वारा एक आदेश जारी किया है। निर्धारित समय तक जानकारी अपलोड नहीं करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना और उसके बाद भी जानकारी न देने पर 5 गुना अर्थदंड वसूला जाएगा। स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम के तहत 374 करोड़ रुपयों की लागत से कवर्ड किए गए नाले एक बार फिर चर्चा में हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा इस योजना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाने वाली है क्योंकि 14 साल बाद भी योजना अधूरी है। इसमें 40% काम होना बाकी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली ने जबलपुर शहर में पिछले 14 साल से लंबित स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना पर आश्चर्य के साथ नाराजगी जताई है। एनजीटी के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जुडिशियली मजिस्ट्रेट अरुण कुमार व डॉक्टर अफरोज अहमद की संयुक्त पीठ ने
प्रोजेक्ट की ताजा स्थिति की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, पर्यावरण विभाग के अधिकारी और जबलपुर कलेक्टर रहेंगे। कोर्ट ने कमेटी को निर्देश दिए हैं कि ड्रेनेज सिस्टम की वर्तमान स्थिति, उस पर किए गए खर्च और देरी का कारण की जांच कर 19 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करें। गौरतलब है कि योजना का 40% कार्य अभी बाकी है और 14 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है। 374 करोड़ की इस योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की खबरें लगातार मीडिया में प्रकाशित हो रही हैं। दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक खबर को आधार बनाकर कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य बस्तियों में संचालित शराब दुकानों को बंद कराने की मांग उठ रही है। इस मामले को लेकर युवा संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा है। युवा संघर्ष समिति के सदस्यों ने जिला प्रशासन को एक पत्र सौंपकर मांग की है कि जिले की अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य बस्तियों में शराब दुकान की वजह से युवा पीढ़ी नशे की गर्त में जा रही है। लिहाजा इन बस्तियों से शराब दुकानों को हटाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। माननीय कलेक्टर जी के जो आदेश रहते हैं, जो नियम रहते हैं, उसके खिलाफ ना ही रेट लिस्ट टांगी जाती है और वहाँ आजू बाजू शराब दुकान है संस्कार धानी में, तो वो यहाँ के नियमावली के खिलाफ चल रही हैं। उनका समय निश्चित नहीं है बंद होने का, ना खुलने का, और ना ही उनके बाहर रेट लिस्ट टंगती है कि रेट किस चीज़ के कितने हैं। वहाँ रेट लिस्ट होना चाहिए। मतलब अवैध कमाई कर रहे हैं, एक की चीज़ दो में बेच रहे हैं, इस टाइप का नहीं होने चाहिए। और स्कूल जैसे बताया कि शिक्षा स्कूल रहती है, शिक्षा मंदिर के सामने शराब दुकान नहीं होनी चाहिए, मंदिर के सामने शराब दुकान नहीं होनी चाहिए। और ऐसी की छोटी छोटी बस्तियों में भी शराब दुकान खोली जा रही हैं। जे इसके लिए हम लोग बहुत खिलाफ हैं कि ऐसी की छोटी छोटी बस्तियों के अंदर शराब दुकान नहीं होना चाहिए। युवा संघर्ष समिति के सदस्यों ने जल्द से जल्द शराब दुकानों को हटाने पर जोर दिया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में साइकिल स्टैंड के ठेके की अवधि समाप्त हो चुकी है। बावजूद इसके स्टैंड कर्मी अवैध वसूली में जुटे हैं। खास बात यह है कि इस मामले में जिला नाजिर के द्वारा भी ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही। कलेक्ट्रेट कार्यालय में साइकिल स्टैंड का ठेका समाप्त होने के बाद भी स्टैंड कर्मी वाहन चालकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। स्टैंड कर्मियों का कहना है कि ठेकेदार के कहने पर वो वसूली कर रहे हैं, जबकि उनको भी जानकारी है कि ठेका समाप्त हो चुका है। वसूली कर रहे हो तुम लोग? किसके कहने पे वसूली कर रहे हो? क्या है वो जो ठेकेदार है ना, वो बोला वसूली करो। तुम्हें मालूम कि स्टैंड का ठेका खत्म हो गया है? मुझे हमें भी मालूम है खत्म हो गया। वो ठेकेदार बोला वसूली करो, बोला हमें देना पैसा, तो तुम वसूली कर रहे हो? अरे वो खुद ही बोले। कौन है ठेकेदार? नाम है मालूम है? मालूम नहीं है हमें। तो किसको पैसा दोगे ये वसूली का पैसा? वो अंदर देंगे ठेकेदार को। नाम नहीं मालूम? नाम मालूम नहीं है। वहीं जिला नाजिर को भी इस बात की जानकारी है, लेकिन उनके द्वारा कोई जानकारी भी स्टैंड में चस्पा नहीं कराई गई। स्टैंड टोटली निःशुल्क है, खत्म हो गया है, निःशुल्क चल रहा है। और ये जो पैसा वसूली कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इसमें अभी तक कोई संज्ञान नहीं आया है। संबंधित थाने में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियम विरुद्ध है जो। तो कलेक्टर में आप बैठे हैं, आप पता नहीं करते कि ये कलेक्टर ने? नहीं, अभी को भेजा है तो कोई नहीं मिले थे। अभी फिर जाके चेक करेंगे, जो मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसका कब तक ये दोबारा ये आचार संहिता खत्म होने के बाद इसकी टेंडर की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट के साइकिल स्टैंड में चल रही अवैध वसूली के गोरख धंधे में ठेकेदार और कर्मचारियों की साठगांठ के आरोप लग रहे हैं। अपराधों पर अंकुश लगाने और लंबित आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा करने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए निर्देश दिए। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित अपराध समीक्षा बैठक में एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने राजपत्रित एवं पुलिस अधिकारियों को जिले की कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने और बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण लगाने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित अपराधों की समीक्षा की। मेरे दोस्त लोग कहाँ हैं? मंत्री नगर का रात में वापस आया है वापस प्रोग्राम है, उसमें तो आने के लिए फोन करके बुलाओ भाई। सभी को अपराध को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। देखिए, साइबर क्राइम को लेके
इसके अलावा आने वाले त्योहारों को लेके, आने वाले लॉ एंड ऑर्डर्स को लेके और जो पेंडिंग क्राइम है उसकी समीक्षा की जाती है। काउंटिंग सेंटर पे ऑलरेडी 3 pronged सिक्योरिटी लगी हुई है, जिसमें CAPF, SAF और जिला बल पुलिस लगी हुई है और उसकी रिहर्सल काउंटिंग से पहले की जानी है और उसमें आने वाले सभी जितने भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा और प्रॉपर डिप्लॉयमेंट के साथ शांतिपूर्वक काउंटिंग कराई जाएगी। बैठक में मतगणना के दौरान पुलिस व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के तत्वावधान में केंद्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद के द्वारा आयोजित खेल शिविर का समापन हो गया है। खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में फुटबॉल, क्रिकेट, तीरंदाजी समेत अन्य विधाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए। वहीं 3 जून को आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। 19 विधाओं में लगभग 800 बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसमें 3 बच्चे जो सिंगापुर से आए हैं वो भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और जो प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है वो हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इस समर कैंप का समापन 3 जून को तरंग प्रेक्षागृह में शाम 6 बजे के लगभग किया जाएगा, जिसका जो कि मुख्य अतिथि हमारे महासचिव श्री राजीव गुप्ता के सानिध्य में संपन्न होगा। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।